आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 29 का ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन था प्रिज्म वाला, ये पढ़ लिया था। लेकिन इस वीडियो में हम इसका जो अथवा वाला क्वेश्चन है इसका अध्ययन करना चाहते हैं। तो देखिएगा, प्रकाश के विवर्तन से क्या अभिप्राय है। एकल स्लिट विवर्तन प्रारूप की आपेक्षिक तीव्रता वितरण का ग्राफ खींचिए। विवर्तन के प्रथम निम्नलिखित के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। 1+3 बराबर 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। देखते हैं इसको। देखो बेटा, इसका उत्तर है सबसे पहले प्रकाश का विवर्तन। तो इतना ही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि प्रकाश का विवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश किसी तीक्ष्ण किनारों से टकराकर मुड़ जाए, अपनी दिशा को चेंज कर ले, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिएगा कोई ऐसा किनारा है जिसका आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का है, तो प्रकाश जब ऐसे किनारे से टकराता है तो उस पोजीशन में वो अपनी दिशा को चेंज कर लेता है। इस प्रकार प्रकाश के मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो देखो, प्रकाश का रोधिका के किनारों से टकराकर मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। विवर्तन की खोज 1665 में ग्रीमाल्डी नामक वैज्ञानिक ने की थी। विवर्तन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि रोधिका का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। 1 नंबर का जो सवाल था उसका उत्तर ये है। तो सवाल में जो क्वेश्चन दे जिसके नंबर क्लियरिफिकेशन कर रखा है 1 प्लस आधा प्लस इतना, तो उस नंबरों के आधार पर टॉपिक डालें आप। अब स्पष्ट रूप से मैंने टॉपिक डाल के कह दिया कि भाई ये सवाल जो है जिसको एग्जाम में क्वेश्चन में 1 नंबर का बताया था, तो साहब ये वो क्वेश्चन है, आप इसमें 1 नंबर दे सकते हैं। लेकिन आपने टॉपिक ये डाल दिया, इसके अंदर ये घुसा दिया, तो उसको कोई चेक नहीं करता। इसलिए उसके नंबरों के आधार पर आपको टॉपिक जरूर डालना है। क्लियर। अगला है एकल स्लिट विवर्तन प्रतिरूप। देखो, इसके साथ R लिखा हुआ है, अर्थात ये रिपीट है तो किसी न किसी और सालों में पूछा गया है। तो देखो, इसमें पहले मैं पढ़ लेता हूँ, ये चित्र में समझ में आ गई, ये सब बातें पढ़ ही देता हूँ फिलहाल। तो एकल रेखा छिद्र द्वारा उत्पन्न विवर्तन प्रतिरूप में केंद्र में चमकीली फ्रिंज बनती है। इस फ्रिंज के दोनों ओर अदीप्त व दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। दीप्त फ्रिंजों की तीव्रता कम होती जाती है। देखो डायग्राम में, अब ये डायग्राम आप समझिए, क्योंकि डायग्राम इसका काफ़ी कठिन है। और ये अभी देखो R लिख रखा है मैंने, यहाँ भी R लिख रखा है। इसका मतलब कोई ना कोई साल एक ऐसा सवाल आया था 1 नंबर का जिसमें केवल ये ग्राफ ही पूछ रहा था। देखिए ध्यान से, ये S कोई एक वर्णी प्रकाश स्रोत है। एक वर्णी का मतलब होता है एक वर्ण या एक रंग का, अर्थात ये जो बल्ब है वो किसी न किसी एक फिक्स रंग का है। लाल रंग का हो सकता है, बैंगनी रंग का हो सकता है, पीले रंग का हो सकता है, या किसी और रंग का हो सकता है। ऐसा करने से फ़ायदा क्या है कि इससे, जैसे अगर ये लाल रंग का है तो इससे लाल रंग की प्रकाश की किरणें ही निकलती हैं, जिससे उसका लैम्डा कोई ना कोई फिक्स लैम्डा होता है। अगर हम यहाँ श्वेत प्रकाश का सफ़ेद रंग का बल्ब लगा देते तो उससे 7 रंगों की प्रकाश की किरणें निकलती और उनका अध्ययन करना काफ़ी कठिन हो जाता, क्योंकि सबके लिए किसी प्रकाश में अगर 7 रंग हैं तो उसमें 7 अलग अलग प्रकार की तरंग दैर्घ्य हैं, वेवलेंथ हैं। इसलिए यहाँ पर ये एकवर्णी प्रकाश स्रोत काम में लेते हैं। इस एकवर्णी प्रकाश स्रोत के सामने ये एक लेंस, उत्तल लेंस लगा रहता है, या यूँ कहूँ इस लेंस को इस प्रकार से सेट करते हैं कि ये जो S है वो इसके फोकस पर उपस्थित हो, और ये फोकस पर उपस्थित होने से प्रकाश की किरणें जब इस लेंस पे गिरती हैं तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और जब ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आगे बढ़ती हैं, और आगे बढ़ के जब ये रोधिका के किनारों से, ये रोधिका है, देखो रोधिका मतलब कोई जगह है जिससे होकर प्रकाश की किरणें गुजर सकती हैं। लेकिन इसका यहाँ से यहाँ तक की ये जो दूरी है या ये जो आकार है वो प्रकाश की वेवलेंथ की कोटि का होना चाहिए, ये इसकी शर्त होती है।
तो जब ये प्रकाश की किरणें सीधी आगे गमन करती हैं, गति करती हैं, तो इस रोधिका के किनारों से टकराती हैं। किनारों से टकराने के कारण प्रकाश की किरणें इस प्रकार से कुछ मुड़ जाती हैं, ये देखो मुड़ गई, डॉटेड लाइन से मुड़ रही हैं। कुछ प्रकार की किरणें जो सीधी जा रही हैं वो सीधी भी जाती रहती हैं, जैसे मान लो ये डॉट गहरी लाइन से प्रकाश की किरण सीधी जा रही है। यहाँ पर फिर एक लेंस लगा हुआ है, उत्तल लेंस लगा हुआ है, जिसके फोकस पर ये पर्दा उपस्थित है। तो इसकी वजह से इस पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। लेकिन चूंकि किनारों से टकराकर प्रकाश की किरणें मुड़ती भी हैं, मुड़ने के कारण ये प्रकाश की किरणें इस P की बजाय P1 बिंदु पर मिलती हैं। क्लियर? तो जो प्रकाश की किरणें सीधी आती हैं उनकी वजह से पर्दे पर P पॉइंट प्राप्त होता है, जो प्रकाश की किरणें मुड़ रही हैं उसकी वजह से P1 प्राप्त होता है। इसका मतलब आप यही न समझें कि आपको दो ही बिंदु मिलेंगे, नहीं, बिंदु बहुत सारे मिलेंगे। हमने एक स्थिति बताई है P1 वाली केवल, ऐसे बहुत सारे पॉइंट बनेंगे ऊपर से नीचे तक, इसलिए यहाँ पर एक विवर्तन प्रतिरूप बनता है। क्लियर? अब इसके आधार पर हम देखें अगर, तो इसका जो सेंटर है पर्दे का, यहाँ पर सबसे अधिक तीव्रता की फ्रिंज बनती है। फिर आगे जो फ्रिंजें बनेंगी वो कम तीव्रता की, फिर अगली और कम तीव्रता की, फिर अगली और कम तीव्रता की, इस प्रकार से फ्रिंजें बनती हैं। तो सेंटर में सबसे अधिक तीव्रता की फ्रिंज है, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस प्रकार की फ्रिंजें बनती हैं विवर्तन में। जबकि व्यतिकरण में ऐसा नहीं होता, उसमें हिसाब अलग होता है। तो यहाँ पर ये ग्राफ अब आपको समझ में आएगा कि आई तीव्रता आई में उस कलांतर के बीच ग्राफ खींचिए। कई बार सवाल में कई पेपर में 1 नंबर का सवाल भी पूछा जा चुका है। तो इसमें देखो आप, ये इसका सेंटर है, तो सेंटर के ऊपर ये I0 अर्थात सर्वाधिक तीव्रता हमें प्राप्त हो रही है, सबसे ऊंचा ग्राफ हमें मिल रहा है, जो कि पर्दे का सेंटर है। फिर अगला जो पॉइंट है उसके ऊपर तीव्रता थोड़ी और कम हो गई है, अगले I2 पर और कम हो गई है, फिर और कम, फिर और कम, ये चलता रहता है आगे। ऐसे यहाँ तीव्रता कम है, अगली में और कम है, आगे ही चलता रहता है। तो ये 0 एंगल है, फिर पाई है, 2 पाई है, 3 पाई है, ये माइनस पाई, माइनस 2 पाई, माइनस 3 पाई, ये I0 I1 I2 I0 I1 I2। क्लियर? समझ में आ गई होगी बात आपको ग्राफ की। अब इसके वर्णन को पढ़ते हैं कि चित्रानुसार दो लेंस L1 व L2 हैं। तो ये लेंस L1 है, ये लेंस L2 है, जो रोधिका AB के, ये रोधिका AB है, AB के दोनों तरफ रखे हैं, इधर भी रखा है और इधर भी रखा है। लेंस L2 के आगे पर्दा रखा है, लेंस L2 के आगे ये पर्दा लगा हुआ है। लेंस L1 के पहले एक प्रकाश स्रोत S रखा है, L1 के पहले यहाँ पर एक प्रकाश स्रोत S रखा हुआ है। पर्दे का केंद्रीय बिंदु P है, ये पर्दे का केंद्रीय बिंदु P है। पर्दे पर विवर्तन प्रतिरूप बनता है, ये बात मैं कह चुका था आपको कि इस पर्दे पर विवर्तन की फ्रिंजें बनती हैं, प्रतिरूप बनता है। बिंदु P पर बना दीप्त बैंड, यहाँ पर दीप्त बैंड बनेगा अर्थात चमकीला बिंदु बनेगा, बना दीप्त बैंड पर केंद्रीय उच्चिष्ट अथवा मुख्य उच्चिष्ट या प्रधान उच्चिष्ट कहलाता है। मतलब इस बिंदु P पर जो उच्चिष्ट मिलेगा उसे क्या कहते हैं? केंद्रीय उच्चिष्ट कहते हैं या फिर मुख्य उच्चिष्ट कहते हैं। इसके दोनों ओर घटती तीव्रता के दीप्त बैंड या गौण उच्चिष्ट कहलाते हैं। दोनों तरफ जो दीप्त बैंड मतलब घटती तीव्रता, मतलब बनेंगे तो चमकीले बिंदु ही, लेकिन कम तीव्रता के बनेंगे। दो क्रमागत दीप्त बैंडों के बीच स्थित अदीप्त बैंडों को निम्निष्ट कहते हैं। मतलब चमकीला बिंदु है, फिर अगला चमकीला मान लो यहाँ बन रहा है, इसके बीच में तो ये बिना चमकीला बिंदु बनेंगे, उनको क्या कहा है इसने? निम्निष्ट कहा है। मतलब कि जो उच्चिष्ट तो कहते हैं चमकीले बिंदु को, निम्निष्ट कहते हैं उन बिंदु को जो बिना चमकीले या अदीप्त है। क्लियर? आगे समझो इसको। प्रकाश संचरण की दिशा में थीटा कोण पर विवर्तित तरंगिकाएं पर्दे पर बिंदु P1 पर फोकस होती हैं। ये जो बिंदु P1 है इस पर फोकस होती हैं। तरंगिकाओं पर माना AC लंब डाला गया है, ये जो AC लंब है ये डाला गया है। तब तरंगिकाओं के मध्य पथांतर BC होगा। देखो इधर ये त्रिभुज बन रहा है आपके पास A, B और C। इस त्रिभुज में ये एंगल थीटा है, तो मैं अगर साइन थीटा लगाऊं तो आपको पहले समझा दूं मैं
कि थीटा के सामने की भुजा तो होती है लंब, तो ये भुजा तो है लंब, और 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है कर्ण, तो ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये सामने की कर्ण और बच के जो आधार होती है। तो इस आधार पर अगर मैं देखूं तो देखो आप साइन थीटा बराबर BC, लंब तो क्या बताया इसने BC, और कर्ण क्या बताया इसने AB, AB इसका कर्ण है क्योंकि ये जो एंगल है ना ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये BC बटा AB, AB यहाँ से यहाँ तक की दूरी जिसे चित्र में स्मॉल a से रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये स्मॉल a लिख दिया, तो होगा BC अपॉन स्मॉल a। क्लियर? या फिर BC बराबर हो गया a साइन थीटा, और BC वास्तव में ये है यहाँ पर जिसको पथांतर डेल्टा कहते हैं, तो डेल्टा बराबर हो जाएगा, तो BC की जगह डेल्टा बराबर a साइन थीटा हो गया है। क्लियर? जब पथांतर का मान लैम्डा हो तो प्रथम निम्निष्ठ बनता है, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है फिलहाल। तो यहाँ डेल्टा रख दिया, डेल्टा की जगह लैम्डा रख दिया बराबर a साइन थीटा, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण 1 प्रथम निम्निष्ठ के लिए व्यंजक है। क्लियर? साथ में सवाल के हिसाब से हमने इसको आगे मॉडिफाइड किया है कि साइन थीटा बराबर लैम्डा पौने या थीटा बराबर लैम्डा पौने होने को, तो ये क्योंकि जब थीटा अल्प होता है तो साइन थीटा थीटा के बराबर होता है, तो ये लैम्डा पौने, क्योंकि सवाल हमसे प्रथम निम्निष्ठ की स्थिति पूछ रहा था इसलिए हमने कह दिया यहाँ पर अतः थीटा बराबर लैम्डा अपॉन a पर प्रथम निम्निष्ठ प्राप्त होगा। किसी और साल अगर ये एग्जाम सवाल में आया हुआ है तो उसमें ये नीचे का थोड़ा सा पोर्शन डिफरेंट है, सभी में थोड़ा थोड़ा, वो हम आगे आने वाले टॉपिक में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।